हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विजन आइज की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी जुलाई मंथ की चल रही है। तो इसमें हम लोग यहाँ पे इकोनॉमी का लेसन देख रहे हैं। 2 लेसन आ चुकी है, जिसमें कि यहाँ पे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस तक मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। आज स्टार्ट करते हैं डिजिटल इंडिया के साथ। देन एनर्जी पॉवर्टी देखेंगे। पॉवर्टी कई तरीके की होती है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के तहत आपने देखा था कि गरीबी जो है वो हर एक लेवल पे मेजर किया जाता है, चाहे वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, चाहे एजुकेशन के बेसिस पे हो, चाहे हेल्थ केयर फैसिलिटी अवेल करने के बेसिस पे हो। बट यहाँ पे हम लोग एनर्जी पॉवर्टी देखेंगे कि एनर्जी सेक्टर में गरीबी कैसी है। साथ ही यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन है, तो ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की आर्टिकल, जो कि हम लोग डिजिटल इंडिया के साथ स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग ने प्रीवियस लेसन नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस बार की इकोनॉमिक लेसन में हर एक टॉपिक अपने आप में ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं काफ़ी डिटेल में यहाँ पे आपके सामने डिस्कस भी कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिजिटल इंडिया, क्योंकि ये न्यू कोई यहाँ पे आर्टिकल नहीं है और टॉपिक भी नहीं है, लेकिन अभी क्यों ये न्यूज़ में है इसे हम लोग को समझना होगा। तो कहा जा रहा है कि डिजिटल इंडिया वीक, वीक एक सप्ताह यहाँ पे चलाया गया है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, और ये कहा गया है कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ और जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है वो यहाँ पे बेनिफिशरीज़ के अकाउंट में जा रहा है डिजिटल टेक्नोलॉजी के हेल्प से, जिससे कि हमारे इंडिया में आप समझो काफ़ी लोगों को मदद मिला और इससे हम लोग 2.23 लाख करोड़ तक जो है वो हम लोग सेव कर पाए। तो अब समझते हैं एक एक चीज़ें। सबसे पहले आप समझिए कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र क्या होता है। ये समझ लीजिए ए है कोई यहाँ पे पीपल है, या फिर फार्मर समझिए, ओके, और जी है गवर्नमेंट है। फार्मर को आपको पता है कि कई तरीके की सब्सिडी सरकार देती है, और जैसे पीएम किसान है, एक स्कीम ही ले लेते हैं पीएम किसान, जिसके तहत जो है 6000 यहाँ पे देने की बात की गई है 1 ईयर में, और कितने इंस्टॉलमेंट में ये आपको बतानी है। तो मान लीजिए कि 6000 यहाँ पे देनी है, इन 1 गो अगर देनी है तो क्या करना होता है कि सरकार जो है, जो भी यहाँ पे बेनिफिशरीज है, कोई ए है, फार्मर है, मान लीजिए एफ है, ठीक है, इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, तो सरकार क्या करेगी कि डायरेक्ट इनके अकाउंट में जो आधार कार्ड से लिंक्ड होगा उसमें ये 6K ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है। तो ये चला गया सरकार के अकाउंट से किसके अकाउंट में, तो सीधे यहाँ पे किसान के अकाउंट में। ये तो अभी हो रहा है जिसको हम लोग कह रहे हैं कि डायरेक्ट जो बेनिफिट है, बेनिफिट यानी कि 6000 का जो बेनिफिट है किसानों का, वो ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी कि डायरेक्ट यहाँ पे सरकार के अकाउंट से फार्मर के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है। इसको कहते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि पहले क्या था कि ये इस तरीके की टेक्नोलॉजी तो थी नहीं। इट मीन्स कि ये आप देख रहे हो कि मोबाइल वगैरह से भी यहाँ पे ऑपरेट हो जाता है आराम से, लेकिन पहले तो ये टेक्नोलॉजी नहीं था। पहले क्या होता था, कोई मिडिल मैन होते थे, सरकार की तरफ से पैसा उनको दिया जाता था, वो जाकर किसानों तक पहुँचाते थे। तो मान लीजिए कि 6000 सरकार जो है यहाँ पे कोई मिडिल मैन को दे रहे हैं, और मिडिल मैन यहाँ पे किसानों के पास जाता था, तो ये 6000 के बदले क्या पता कि 2000 ही दे, 3000 ही दे। अब जिसकी जैसी नीयत रहती थी, किसानों को जितना बेवकूफ़ बनाना होता था वो यहाँ पे ये काम करते थे, यानी कि बिचौलिया जो है वो यहाँ पे सारा गेम बिगाड़ते थे और करप्शन करते थे और पैसा बहुत यहाँ पे खा जाते थे। इवन किसानों को तो पता नहीं होता था कि सरकार उनको कितना पैसा दे रही है। तो इस तरीके का जो करप्शन था, मिडिल मैन का जो यहाँ पे इंक्लूजन था, इससे क्या हो रहा था कि जो बेनिफिशरीज है ना, उनको उनका हक नहीं मिल पा रहा था, ठीक है। तब सरकार के द्वारा ये डिजिटल इंडिया स्कीम लाया गया, और डिजिटल इंडिया के तहत इस तरीके का जो है टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया, जिसमें कि अब कहा जाता है कि डायरेक्ट जो है बेनिफिट यहाँ पे सरकार के द्वारा यहाँ पे किसानों के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि बिचौलिया बहुत ज़्यादा पैसा मार लेते थे। तो आप समझ सकते हो कि अब तक जो है यहाँ पे बिचौलिया जितना पैसा मारते थे, उसका यहाँ पे 2.23 लाख करोड़ जो है वो यहाँ पे सेव हो पाया है हमारे भारत का। तो इस स्कीम से आप देखते हो कि डिजिटल इंडिया और डिजिटल टेक्नोलॉजी लाने से कितना ज़्यादा जो है भारत का जो पैसा है वो यहाँ पे सेव हो पाया है, ओके। अब समझते हैं डिजिटल इंडिया है क्या। तो डिजिटल इंडिया एक स्कीम है जो कि फ्लैगशिप प्रोग्राम कहा जा रहा है, और 2015 में ही लॉन्च किया गया था। 2014 में मोदी सरकार आए थे, और उसके बाद 2015 में ये स्कीम लाया गया था। और ये स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा लाया गया है, मीटी। और इसका विज़न यही है कि इंडिया को अब डिजिटली एम्पावर सोसाइटी करना है, नॉलेज इकॉनमी में ट्रांसफॉर्म करना है। तो आज की भी डेट में आप लोग देख रहे हो कि डिजिटल इंडिया का ही कमाल है, जिसमें कि आज की डेट में आप लोग मेरी लेसन जो है कहीं पे भी देश के किसी भी कोने, देश विदेश के किसी भी कोने में बैठ के आप मेरी लेसन देख पा रहे हो। तो क्यों हो पा रहा है, क्योंकि ये भी डिजिटल इंडिया का कमाल है। आप लोग के पास फ़ोन है, आप लोग इंटरनेट रिचार्ज करा पा रहे हो, और उसके बाद जो है इस तरीके से देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये बात हो गई। साथ ही आप देखो यहाँ पे इंश्योर किया जाएगा डिजिटल एक्सेस कि जो भी डिजिटली चीज़ें लेनी है वो एक्सेस हो पाएगा। डिजिटल इंक्लूजन है,
डिजिटल इंक्लूजन कहने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं ना वो यहाँ पे डिजिटल इंडिया के साथ जुड़े। इट मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास बैंक अकाउंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूपीआई जैसे अकाउंट से कनेक्ट हो, ठीक है, उनके पास यूपीआई आईडी हो, या फिर जो है पेटीएम चलाए, भीम चलाए, या फिर फ़ोनपे चलाए। डिजिटल एम्पावरमेंट की भी बात की जा रही है कि डिजिटल एम्पावरमेंट कहने का मतलब है कि आप उसको इस्तेमाल भी कीजिए। अगर आपके पास जो है ये फ़ोन है, जो हम लोग कहते हैं इसको, पहले की जो फ़ोन होती थी वो ब्लैक एंड वाइट फ़ोन होती थी, बट अब की जो फ़ोन है इसको हम लोग डिजिटल फ़ोन कहते हैं। तो डिजिटल एम्पावरमेंट कहने का मतलब है कि आप लोग के पास अगर फ़ोन है तो आप इसको बेटर तरीके से ऑपरेट भी करो, ठीक है। और साथ ही साथ जो डिजिटल डिवाइड है, काफ़ी लोग आप लोग देखते हो कि समझ नहीं पाते हैं इस एंड्रॉयड फ़ोन को इस्तेमाल करना, कि कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये जो एक गैप देखने को मिलता है आपको, उस गैप को भी यहाँ पे फुलफ़िल करना है। साथ ही आप देखो एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है। अम्ब्रेला प्रोग्राम कहने का मतलब है कि डिजिटल इंडिया बहुत बड़ा प्रोग्राम है, उसके तहत आपको जो है छोटे छोटे भी प्रोग्राम देखने को मिलेंगे। और इसमें मल्टीपल प्रोजेक्ट जो है, बहुत सारे प्रोजेक्ट, चाहे वो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ की हो, डिपार्टमेंट की हो, या फिर स्टेट यूनियन टेरिटरीज़ की हो, उन सबको यहाँ पे कवर किया जाएगा। अब यहाँ पे विजन क्या है, क्या यहाँ पे देखने को मिल रहा है? तो सबसे पहली बात है कि ये कहा जा रहा है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमारे देश में बेटर तरीके से बनाया जाएगा। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो गया? जैसे कि आज की डेट में आप लोग जाते हो, कहीं पे भी पेट्रोल पंप में जाते हो, किसी भी शॉप में जाते हो, अगर आपके पॉकेट में पैसे नहीं है लेकिन आपके पास एटीएम कार्ड है, तो क्या करते हो, वहाँ पे पीओएस मशीन से आप स्वैप करके जो है वहाँ पे दे देते हो पैसे। पहले तो ये था, अभी भी है, लेकिन उससे ज़्यादा आज की डेट में आप देखोगे कि क्यूआर कोड चलता है, स्कैनर चलता है, या फिर यूपीआई है, नंबर है, उसमें भी आप लोग जो है डायरेक्ट पैसे ट्रांसफ़र कर देते हो। तो ये चीज़ें देखने को मिलेगा। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, यानी कि हर एक शॉप में पीओएस मशीन की व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि आज के भी डेट में आपको देखने को मिलेगा कि हर एक शॉप में नहीं है। साथ ही गवर्नेंस और सर्विस की बात करें, ऑन डिमांड, यानी कि यहाँ पे आप देखो कि ऑनलाइन हो जाने के बाद क्या होता है कि जो डिमांड है लोगों की, उस हिसाब से जो है गवर्नेंस और सर्विस जो है अवेलेबल होती है। जैसे कि पीएम किसान है, तो पीएम किसान क्या है कि सरकार जो है अगर चाहती है यहाँ पे कि किसानों को पैसा दे, तो वो ऑन डिमांड, क्योंकि ये किसानों का डिमांड है कि उनको जो है यहाँ पे सरकार ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे, जिससे कि जो भी फसल वगैरह बर्बाद होते हैं, और किसानों को कहा जाता है कि उनका इनपुट बहुत लगता है लेकिन आउटपुट उस तरीके से नहीं है, तो उनको फ़ायदा देने के लिए यहाँ पे इस तरीके से अगर डिजिटल रहे तो ज़्यादा बेटर रहता है कि सब्सिडीज़ वगैरह टाइम पे मिल जाता है। साथ ही डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन है कि लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा अगर मोबाइल है और ज़्यादा से ज़्यादा ये डिजिटल एक्सेस है, तो वो क्या करेंगे, उनको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, वो अपना काम सब कुछ टाइम पे कर पाएंगे, उनको पैसे मिल पाएगा टाइम पे, उसके बाद जो है वो ऑनलाइन ही सारा काम कर पाएंगे। इवन आप समझो कि डिजिटल एम्पावरमेंट होने से क्या होगा कि सरकार के द्वारा कोई भी अगर प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है तो उसको यहाँ पे वो आराम से समझ पाएंगे, जान पाएंगे, है कि नहीं। ये 3 विज़न हो गए। अब देखते हैं क्या क्या इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था इस इवेंट के टाइम पे। तो बहुत सारी इनिशिएटिव लॉन्च की गई है जिससे कि हमारे देश में डिजिटल इंडिया को और भी ज़्यादा बढ़ाया जाए। तो सबसे पहले देखिए, डिजिटल इंडिया ये आपका भाषिनी है। इससे क्या होगा कि कहा जा रहा है कि इंटरनेट का और डिजिटल सर्विस का इंडियन लैंग्वेजेस में इजी एक्सेस होगा। आप समझो कि सबसे बेहतरीन बात हमारे देश की ये है कि हमारे देश में 28 राज्य है और 8 यूनियन टेरिटरीज़ है। इसके तहत आपको देखने को मिलेगा कि लोगों की अपनी भाषा होती है और वो अपने भाषा में ही सारी चीज़ों को समझने और काम करने में वो लोग ईजी वे में फ़ील करते हैं। तो इसलिए ये बेटर होगा कि अगर हम लोग डिजिटल इंडिया की बात करें तो डिजिटल इंडिया सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही क्यों हो, हिंदी लैंग्वेज में ही क्यों हो, लोगों की अपनी लैंग्वेजेस में क्यों नहीं हो, तभी लोग यहाँ पे सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ लिटरेसी रेट भी कम है, तो ऑब्वियस है कि जब तक यहाँ पे उनके अपने खुद के लैंग्वेज में जब तक वो चीज़ों को ऑपरेट नहीं करेंगे तब तक वो नहीं समझेंगे। तो इसलिए ये भाषणी है, यानी कि अपने इंडियन लैंग्वेजेस में, उनकी भाषा में, उनके यहाँ पे अब ईजी एक्सेस हो जाएगा इंटरनेट और डिजिटल सर्विसेज का। डिजिटल इंडिया जेनेसिस है। जेनेसिस स्टैंड्स फॉर जेन नेक्स्ट सपोर्ट फॉर इनोवेटिव स्टार्टअप्स। तो अब ये हमारा इन स्टार्टअप्स है, यानी कि नेशनल डीप टेक यहाँ पे स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि आप देखो कि जो स्टार्टअप है टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में इसको डिस्कवर किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा, ग्रो किया जाएगा, और जितने भी स्टार्टअप्स इन सारे सिटीज़ में हैं उनको यहाँ पे सक्सेसफुल बनाने के लिए भी यहाँ पे कोशिश की जाएगी। तो इसलिए इसको याद रखना है, डिजिटल इंडिया जेनेसिस। देन यहाँ पे आप देखो इंडिया स्टैक .ग्लोबल है। ये एक ग्लोबल रिपोजिटरी है की प्रोजेक्ट्स का, जो कि यहाँ पे इंडिया स्टैक के तहत इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। जैसे आधार हो गया, यूपीआई हो गया, डिजिट लॉकर है, कोविन वैक्सीन प्लेटफॉर्म है। तो ये सारे जितने भी आपको प्लेटफॉर्म ये सब देखने को मिल रहा है, ये एक आपका यहाँ पे एक रिपोजिटरी है जिसमें कि जितने भी यहाँ पे डेटास हैं उनको यहाँ पे कलेक्ट किया जा रहा है।
इंडिया स्टैक की बात करें तो ये एक नाम है जिसमें कि ओपन यहाँ पे APIs आपको देखने को मिलेगा और डिजिटल पब्लिक गुड्स है। ओके, साथ ही अगर हम लोग देखें तो माई स्कीम है। माई स्कीम क्या है कि ये सर्विस डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि माई स्कीम कहने का मतलब है कि सरकार की जितनी भी स्कीम्स है, आज तो आप देखते हो कि खिचड़ी जैसे जो है सारे स्कीम्स पूरी तरीके से मैश्ड अप हो चुके हैं, बट जितनी भी स्कीम्स हैं उनके बारे में अगर आपको एक्सेस करना है, जानना है, तो ये आपका माई स्कीम ऐप प्लेटफॉर्म है। C2S है, यानी कि चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम लाया गया है। एक्चुअली यहाँ पे जितनी भी स्पेशलाइज्ड मैन पावर है उनको ट्रेन करने का एम किया जा रहा है, और बेसिकली किस एरिया में, तो सेमीकंडक्टर चिप्स के डिज़ाइन में, क्योंकि आपको पता है कि सेमीकंडक्टर्स वगैरह जो चिप्स वगैरह है वो हम लोग 100% इम्पोर्ट करते हैं, और इसका जो एक हब है वो ताइवान कंट्री है। ताइवान है जिसमें कि मोर देन 90% जो वहाँ की पॉपुलेशंस है वो सब मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज्ड है, और वो भी सेमीकंडक्टर में। तो इसलिए ताइवान कंट्री से हम लोग बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो अब हमें इंपोर्ट नहीं करना है, सेल्फ रिलायंट बनना है अंडर द आत्मनिर्भर भारत स्कीम के तहत। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग ये प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। साथ ही ये आप देखो, ये पार्ट है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का, और साथ ही मेरी पहचान नेशनल सिंगल साइन ऑन, NSSO है फॉर सिटीजन लॉगिन का। ये यूज़र ऑथेंटिकेशन सर्विस है जिसमें कि सिंगल सेट जो यहाँ पे क्रेडेंशियल का है वो प्रोवाइड किया जा रहा है मल्टीपल ऑनलाइन एप्लीकेशन और सर्विसेज के लिए। ओके, सो ये सारे कुछ इनिशिएटिव्स हैं जिसको कि आप लोग को ध्यान रखना है। एंड येस, यहाँ पे API है, तो ओपन API कहने का मतलब है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है। इट मीन्स कि दो तरीके की होती है, एक ओपन होती है, एक क्लोज होती है। ओपन है जिसमें कि आप देखो कि यूज़र एंड जो होते हैं ना, एंड यूज़र, उनकी तरफ से भी यहाँ पे मॉडिफाई करने का रहता है। अब देखते हैं कि इनिशिएटिव क्या है डिजिटल इंडिया के तहत और उसका क्या फ़ायदा है। सबसे पहले आप देखो, ई-गवर्नेंस की बात की गई थी। ई-गवर्नेंस में क्या क्या है, तो कॉमन सर्विस सेंटर है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है। तो इससे क्या हुआ है, इससे आप देखो कॉमन सर्विस सेंटर है जिससे कि ये सोशली, फिनेंशियली और डिजिटली हम लोग देखें कि इंक्लूसिव सोसाइटी इंश्योर किया जा रहा है कि हाँ, एक कॉमन ऐसा सर्विस सेंटर बनाया जा रहा है जिसके तहत जो है लोगों को चाहे वो जिस भी सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे, और जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है वहाँ पे, और डिजिटली जो है इंक्लूसिव किया जा रहा है। साथ ही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का तो मैं पहले ही स्टार्टिंग में ही बताई कि इसका कितना ज़्यादा बेनिफिट है। फास्टर फ्लो ऑफ फंड्स हो रहा है, एक्यूरेट टारगेटिंग की जा रही है कि हाँ, कौन कौन से बेनिफिशरीज़ हैं, उन्हीं के डायरेक्ट अकाउंट में जो है, जो भी लिंक है उन्हीं के डायरेक्ट अकाउंट में यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं मनी, और डुप्लीकेशंस और रिडक्शंस हो रहे हैं फ्रॉड्स वगैरह का। साथ ही यहाँ पे आप देखो एक्सक्लूजन भी हो रहा है जो भी यहाँ पे मिडिल मैन थे। एग्रीकल्चर सेक्टर में देखें तो ई-नैम लाया गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इससे आप लोग देख सकते हो कि जो रेन्यूमरेटिव प्राइस है फार्मर्स का, यानी कि फार्मर्स जितने भी इनपुट लगाते हैं उतना उनको आउटपुट नहीं मिल पाता है, और जितना उनका जो भी फसल वगैरह वो उपजाते हैं तो उनको उतना पैसा नहीं मिल पाता है। उसके लिए क्या है कि यहाँ पे ई-नैम लाया गया है जिससे कि वो अपना फसल का दाम जो है अपने हिसाब से लगा सके, और उनको जो है रेन्यूमरेटिव प्राइस, जितना उनका खर्च हुआ है, जितना उनका इनपुट लगा है, उतना उनको आउटपुट मिल सके। साथ ही जो वेस्टेज हो रहा है फसल वगैरह का वो ना हो, और एक ऐसा मार्केट बनाया गया है जिसमें कि लोग जो है यहाँ पे खरीद बिक्री कर सकें। हेल्थ सेक्टर में देखें तो ई-संजीवनी है और कोविन है। जैसे कि जब कोविड-19 चला था तो उस समय आपने देखा था कि कोविड-19 की वैक्सीन आई थी, तो कोविन ऐप का इनॉग्रेशन किया गया था, कोविन ऐप वहाँ पे लॉन्च किया गया था जिसके तहत आप लोग अपनी रजिस्टर करा पा रहे थे और कोविड-19 की जो भी वैक्सीन है वो आपको मिल रहा था। तो कोविन ऐप से क्या हुआ है कि यहाँ पे हम लोग 200 करोड़ वैक्सीन डोजेस जो है विदिन 18 मंथ हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। ई-संजीवनी की बात करें तो यहाँ पे डिजिटल हेल्थ डिवाइड है जो कि अर्बन और रूरल एरियाज़ में आपको देखने को मिलेगा। एजुकेशन के फील्ड में देखिए तो ये है स्वयं जो कि एक बहुत बड़ी यहाँ पे स्कीम है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो डिजिटल डिवाइड है स्टूडेंट्स का उसको यहाँ पे दूर किया जाएगा। कैसा डिजिटल डिवाइड है, देखिए कहने का मतलब है कि आप जब ग्रामीण इलाके में जाएंगे रूरल इंडिया में तो वहाँ पे कुछ जगहों पे आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं देखने को मिलेगा। अब जहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, अगर वहाँ पे लोगों के पास, बच्चों के पास मोबाइल है और उनके पास नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा। लेकिन कुछ जगह आपको देखने को मिलेगा कि नेटवर्क कनेक्टिविटी है लेकिन मोबाइल की फैसिलिटी नहीं है बच्चों के पास, तो वहाँ पे भी क्या फ़ायदा है। तो एक तरीके से आप देख सकते हो कि जहाँ अर्बन एरियाज़ में लोगों के पास मोबाइल भी है, इंटरनेट कनेक्टिविटी भी है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं देखने को मिल रहा है, बच्चे अपने टाइम पे स्टडीज़ कर पा रहे होंगे। बट व्हाट अबाउट दोज स्टूडेंट्स जिनके पास कुछ ना कुछ फैसिलिटीज़ की कमी है। तो इसलिए यहाँ पे स्वयं लाया गया है जो कि कहा जा रहा है कि जो मेन स्ट्रीम नॉलेज इकॉनमी है वो यहाँ पे उस पर फोकस किया जाएगा। साथ ही अगर फाइनेंस की बात करें तो प्रधानमंत्री जनधन योजना लाया गया है जिसमें कि यहाँ पे फिनेंशियल इंक्लूजन कही गई है
कि हर लोगों के पास एटलीस्ट एक बैंक अकाउंट तो होना ही चाहिए, और हर एक लोगों को यहाँ पे बैंक अकाउंट से जोड़ा गया। सबसे पहले प्रधानमंत्री जनधन योजना ही लाया गया, उसके बाद ही आपको देखने को मिलेगा कि सब लोगों के पास जब बैंक अकाउंट हो गए, इवन जीरो बैलेंस में यहाँ पे बैंक अकाउंट ओपन किया गया, ये एक बहुत बड़ी स्कीम है। तो इसके बाद ही आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र देखने को मिला कि सरकार जो है हर किसी के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं। स्किल्स के फील्ड में आप देख सकते हो कि PMDG है, तो ये भी डिजिटल डिवाइड को ही ब्रिज करने के लिए है, स्पेशली जो रूरल पॉपुलेशन है, जो ग्रामीण क्षेत्र में पॉपुलेशन है, उन्हीं को यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ये CERT-in है, जिसमें कि आप देखो कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जो कि इंडियन साइबर स्पेस को यहाँ पे सिक्योर कर रहा है, वो भी फॉरकास्ट करके, इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट करके जो भी साइबर इंसिडेंट्स हो रहे हैं। तो आज के डेट में हमारे देश में जो भी आपको साइबर क्राइम देखने को मिल रहा है, उन सबको रिपोर्ट किया जा रहा है CERT-in में। साथ ही यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी भी है, जो कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम है। यहाँ पे क्या है कि IT एनेबल स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रैकिंग सिस्टम क्रिएट किया जा रहा है, और ये भी आपको देखने को मिलेगा कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ द क्राइम एंड डिटेक्शन ऑफ द क्रिमिनल्स, यानी कि सबसे पहले जो भी क्राइम हो रहा है उनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे जो भी क्रिमिनल्स है उनको डिटेक्ट किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे काम किया जा रहा है। सो दीज आर सम इनिशिएटिव्स जो कि डिजिटल इंडिया के तहत लिया गया है। अब इसके आगे बढ़ूँ, मैं ये चाहती हूँ कि सबसे पहले आप ये रिकॉल कर लो कि डिजिटल इंडिया जब लॉन्च हुआ था तो उस समय 9 पिलर्स क्या क्या थे। सबसे पहले है ब्रॉडबैंड हाईवेज, देन यूनिवर्सल एक्सेस टू फ़ोन, कि हर किसी के पास ये फ़ोन होनी चाहिए, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम हो, देन यहाँ पे इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, कि सारे लोगों के लिए इंफॉर्मेशन हो, देन यहाँ पे ई क्रांति यहाँ पे होना चाहिए, देन यहाँ पे ई गवर्नेंस, रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट है जो कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके होगा। देन यहाँ पे आप देखो कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग टारगेट है, नेट ज़ीरो इंपोर्ट करना है, कि हमें अब इंपोर्ट पे डिपेंडेंट नहीं होनी है और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे फोकस करना है। साथ ही IT फॉर जॉब्स है, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए यहाँ पे जॉब निकले। अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम है, यानी कि अगर फसलों के लिए देखें तो सबसे पहले जो है यहाँ पे अर्ली हार्वेस्ट कहा जा रहा है। ओके, सो दीज आर द 9 पिलर्स जो कि आपको डिजिटल इंडिया के तहत याद कर लेनी है। अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ इशूज़ है और क्या क्या चैलेंजेस है। सबसे पहली जो इश्यूज़ है वो ये है यहाँ पे रूरल और अर्बन डिवाइड, डिजिटल डिवाइड। जैसे कि आपको पता है कि शहरी क्षेत्र में जो है लोगों के पास मोबाइल भी है, इंटरनेट कनेक्शन भी है, लेकिन वही अगर ग्रामीण क्षेत्र में जाओगे तो ये दोनों में से प्रॉब्लम है। जहाँ इंटरनेट कनेक्शन है मे बी वहाँ पे मोबाइल की एक्सेस नहीं है, जहाँ मोबाइल की एक्सेस है वहाँ पे आपका जो है इंटरनेट कनेक्शन कम है। तो आप जानते हो क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं ग्रामीण क्षेत्र में अच्छे से रहती है, अनअफोर्डेबल है, कि वहाँ पे के लोग जो है अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। मोबाइल फ़ोन अफोर्ड कर लिए तो इंटरनेट रिचार्ज आज के डेट में आप देखो हर किसी कनेक्शन का बहुत ही महंगा है, तो हर किसी के बस में नहीं हो पाता है कि वो इतना का रिचार्ज करा पाए। तो ये एक प्रॉब्लम है। टोपोग्राफिकल चैलेंजेस है। आप देखते हो कि कहीं कहीं ऐसा जगह है जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन तो है ही नहीं, हाई कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी आप देख सकते हो कि कॉस्ट जो है वो काफ़ी हाई है। तो ये सारे कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जो कि आज के डेट में हमारा जो ग्रामीण इंडिया है वो फेस कर रहा है। डिजिटल डिवाइस की बात करें तो इसमें रेमिफिकेशंस है, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ, मोबिलिटी, सेफ्टी और फिनेंशियल इंक्लूजन, ये सारी चीज़ें हैं। डिजिटल इलिटरेसी है, जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि मोबाइल हो, लैपटॉप हो, टैब हो, ये सारी चीज़ें ऑपरेट कर ही नहीं पाते हैं क्योंकि इलिटरेसी है। डिजिटल लिटरेसी भी एक अलग चीज़ होती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपको मोबाइल को ऑपरेट करना है, चाहे वो लैपी हो, कंप्यूटर हो, ये सारी चीज़ों की भी कमी देखने को मिलती है। सिर्फ एक डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो ये बताया जाता है कि ओनली 20% जो इंडियंस हैं वो ये जानते हैं कि कैसे डिजिटल सर्विस को यूज़ करना है। तो लैक ऑफ सफिशिएंट कंटेंट है। पहली प्रॉब्लम यही है कि लोकल लैंग्वेज में ही कंटेंट नहीं है। अगर इंग्लिश की छोड़े, जैसे कि आज भी आप लोग देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पे इंग्लिश का कंटेंट ही लेकर आई हूँ, हालांकि यहाँ पे हिंदी भी आपको मैगजीन देखने को मिलता है, बट आप मोबाइल फ़ोन यूज़ स्टार्ट करो तो उसमें हिंदी और इंग्लिश दो तरीके के होते हैं, लेकिन बाकी लोकल लैंग्वेज नहीं होते। बहुत सारे लोग ऐसे कि हिंदी भी नहीं समझते हैं, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। और हमारे देश में आप देखो जनसंख्या इतनी ज़्यादा है जिसमें कि इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, और इलिटरेसी के कारण वो सिर्फ अपनी ही भाषा में समझ पाते हैं, तो ये भी एक बिग चैलेंजेस है। थर्ड है कि डिजिटल जेंडर इनइक्वालिटी है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो रिपोर्ट अभी 5th निकल कर आया है, इसके द्वारा ये बताया गया है कि 33.3% जो फीमेल पॉपुलेशन है वो आज तक कभी इंटरनेट यूज़ ही नहीं की है, और वहीं अगर आप बात करें तो 57.1% है जो कि मेल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में। सॉरी मैं ये गलत बोल दी, मुझे वही लगा। देखिए 57.1% जो मेल पॉपुलेशन है जो कि आज तक इंटरनेट यूज़ किए है, और ओनली 33.3% फीमेल है जो कि आज तक इंटरनेट यूज़ की है कभी। तो आप समझ सकते हो कि लेस देन ये 40%, लेस देन 35% है। तो हमारा जो मार्जिन है फीमेल पॉपुलेशन का जो कि इंटरनेट को यूज़ करने का, वो बहुत ही ज़्यादा कम है। फाइन।
कोविड-19 पैंडेमिक के समय अगर हम लोग देखें, जब एजुकेशन कंपलसरी ये शिफ्ट हो गया था ऑनलाइन पूरी तरीके से, चाहे वो बच्चे हो, एडल्ट हो या फिर किसी की भी आप देखो कि पूरी तरीके से ये शिफ्ट हो चुका था कि ऑनलाइन ही पढ़ाई करना है। तो फीमेल स्टूडेंट्स जो थी, जिनके पास मोबाइल तो होता नहीं, जनरली आप घर पे देखोगे तो सबसे पहले मोबाइल जो मिलता है वो बेटों को मिलता है, बेटियाँ को नहीं मिल पाता है। तो ये एक प्रॉब्लम है कि लड़कियों के पास मोबाइल नहीं है। दूसरा है कि मोबाइल है तो इंटरनेट एक्सेस नहीं है। इन सारे वजह के कारण और भी फीमेल और भी बच्चियाँ जो थी, गर्ल चाइल्ड थी, वो एजुकेशन सिस्टम से बाहर हो गई। स्लो एंड डिलेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्टडी के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि इंडिया की जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इनएडुकेट है, उस तरीके से है नहीं जिस तरीके से हमारी डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ते जा रही है, उस तरीके से हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो एक्सटेंट ऑफ डिजिटल कनेक्टिविटी है, जो कि आप देखो कि एकदम ग्रामीण से ग्रामीण, एकदम गांव वाला जो यहाँ पे विलेज है, विलेज गांव वाला मेरा कहने का मतलब है कि एकदम से जो गांव वाली एरिया है, और डिजिटाइजेशन अगर हम लोग कुछ सेक्टर्स में देखें तो अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग साइबर सिक्योरिटी को यहाँ पे फोकस कर सके। हमारे यहाँ ट्रेंड यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की कमी है। अभी इस फील्ड में हमारे देश में ध्यान दिया जा रहा है उस तरीके से नहीं जिस तरीके से क्राइम बढ़ते जा रही है, ये एक अलग प्रॉब्लम है। उसके अलावा प्रॉब्लम है कि डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी। आपको पता है कि अभी भी हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं है। 2018 से हम लोग इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जब से फेसबुक के द्वारा ये कहा गया था कि उन्होंने हमारे इंडिया की प्रोफाइल को जो कैम्ब्रिज एनालिटिका है उस कंपनी के साथ उन्होंने शेयर कर दिया। शेयर करना सही वर्ड नहीं होगा, उन्होंने बेच दिया था। ओके, तो ये आप समझो कि हमारे इंडियंस जो यूज़ करते हैं फेसबुक को ब्लाइंडली, उनकी डेटा को यहाँ पे सेल किया जा रहा है। तो इसलिए हमारे देश में कोई एक डेटा प्रोटेक्शन कानून होना चाहिए, जो कि अब तक नहीं है, ये सोचने वाली बात है। एब्सेंट ऑफ नेट न्यूट्रलिटी पॉलिसी है हमारे यहाँ। आप देखो कि नेट न्यूट्रलिटी की बात की जाती है कि हर किसी को कोने कोने में, देश के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी। बट ये चीज़ें हमारे देश में अभी भी नहीं है। काफ़ी ज़्यादा आप देखो कि यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। प्राइवेट पार्टिसिपेशन की अगर हम लोग बात करें तो इनकी जो पार्टिसिपेशन है गवर्नमेंट डिजिटल प्रोजेक्ट में, ये काफ़ी पुअर है, क्योंकि लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी प्रोसेस है। हमारे देश में मेन प्रॉब्लम ये है कि हर एक जगह पे आपको देखने को मिलेगा कि जो प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा है और काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, रेगुलेटरी प्रोसेस कोई भी है तो वो काफ़ी लंबा और काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तो ये एक अनदर इशू निकल कर आता है। वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि अवेयरनेस प्रोग्राम हमें लेकर आना चाहिए, जिससे कि हम लोग सिटीजन्स को एजुकेट कर सके और उनको इन्फॉर्म कर सके। स्पेशली जो हमारे ग्रामीण एरिया में है, रिमोट एरिया में है, उनको पता होना चाहिए कि डिजिटल सर्विस का, इंटरनेट सर्विस का क्या बेनिफिट है। उनको जब तक हम लोग बेनिफिट नहीं बताएंगे तब तक वो इस्तेमाल करना सही नहीं समझेंगे। साथ ही जो डिजिटल डिवाइड है उसको हम लोग को एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंक्लूजन के लिए, इक्विटी के लिए कुछ ऐसे इनिशिएटिव है जैसे कि नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन है, PMG डिसा है, जो कि आज के भी डेट में आप देखो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको आगे बढ़ाना, जिससे कि डिजिटल लिटरेसी और इंक्रीज़ हो सके। प्राइवेट सेक्टर को इंकरेज करने की ज़रूरत है, जिससे कि वो यहाँ पे लास्ट माइल जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है ग्रामीण क्षेत्र में, रिमोट एरिया में, इसकी ज़रूरत है। तो प्राइवेट सेक्टर जब इंक्लूड होंगे तो मे बी यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो और फास्टर तरीके से हो पाएगा। साथ ही गवर्नमेंट को भी यहाँ पे एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क लेकर आना चाहिए। जब तक हमारे देश में कोई कानून नहीं होगा तब तक यहाँ पे जो साइबर सिक्योरिटी की हम लोग बात करते हैं तो उस चीज़ में, उस फील्ड में हम लोग यहाँ पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जब तक यहाँ पे लोगों की डेटा सिक्योर नहीं हो पाएगा तब तक लोग यहाँ पे डरेंगे किसी भी तरीके की ट्रांजैक्शन करने में। इवन यहाँ पे आप देखते हो कि पैसे वगैरह अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो, कुछ पेमेंट करते हो, अगर वो पेंडिंग हो जाता है, वो अगर फंस जाता है तो वापस से जो है एक ट्रस्ट डेफिसिट बन जाता है। वापस से कोई भी लोग जो है ना, हमारी जनरेशन तो फिर भी ठीक है, लेकिन हमारे जो पेरेंट्स है वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे फ्रैंकली। तो ये एक अलग तरीके की प्रॉब्लम इशूज़ निकल कर आती है। रोल आउट यहाँ पे आपको डिजिटल प्रोग्राम देखने को मिलेगा, स्किलिंग के लिए, री स्किलिंग के लिए, अप स्किलिंग के लिए। ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी है, जिससे कि हम लोग जो है यहाँ पे आज की डेट में जितनी भी टेक्नोलॉजी इमर्ज होकर आ रही है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, बिग डेटा हो, ब्लॉकचेन हो, इन सब का हम लोग जो है यहाँ पे जितना भी यहाँ पे डेवलपमेंट होगा उस हिसाब से लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है, स्किलिंग है, वो यहाँ पे डेवलप हो सके। ओके, तो एक वे फॉरवर्ड में भी आप कह सकते हो कि बहुत ही अच्छी पॉइंट्स यहाँ पे बताई जा रही है कि हमारे यहाँ डिजिटल लिटरेसी और बहुत सारे फील्ड में डिजिटल इंडिया का जो हम लोग का सपना है कि हमारे देश में कंप्लीट डिजिटाइजेशन हो जाना चाहिए, वो थोड़ा सा यहाँ पे आपको अभी प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। इतना आसान नहीं है कि हमारे देश में डिजिटाइजेशन इतनी आसानी से हो जाए। ओके, सो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट डिजिटल इंडिया, जो कि बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है। यहाँ पे आपके पॉइंट्स हैं जो कि डायरेक्टली आपका प्रीलिम्स या फिर मेंस में इसको आप लिख भी सकते हो और इससे प्रीलिम्स में आपका क्वेश्चन बन भी सकता है। ओके।